बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे इस टॉपिक का नाम है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है इस टॉपिक का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल के नाम से भी इसको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या बच्चों इसका क्या नाम बोल रहा हूँ मैं? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अच्छा जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है बच्चों? देखें, मैं आपको कहता हूँ जी, सपोज करते हैं यार हमारे पास ना ये एक चार्ज है। ये क्या है? एक चार्ज है। अब हर चार्ज के गिर्द आपको पता है बच्चों क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अच्छा, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बड़े प्यार से शो कर दिया। ये हमने इस चार्ज के गिर्द क्या शो कर दी है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दी है। अच्छा, अब अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वक्त बच्चों रेडियली आउटवर्ड है। ओके। अच्छा, अब मैं क्या काम करता हूं, अगर कोई दूसरा चार्ज है, एक दूर एक चार्ज है क्यू नोट, सपोज करें ये इस वक्त इन्फिनिटी पे है, दूर एक चार्ज है। मैं इस चार्ज को उठा के इसके ऊपर बच्चों वर्क करके इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आता हूँ। इस चार्ज की देखिए, ये चार्ज के गिर्द, इस चार्ज के गिर्द ये रेड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं अब इस चार्ज को उठा के इस चार्ज की फील्ड के अंदर लेके आना शुरू करता हूं, लेट्स सपोज मैं इसको मूव करवाता करवाता इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट ए तक लेके आना चाहता हूं, तो बच्चों मुझे इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट ए तक लेके आने में कोई वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को, उस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो हम ये बोलते हैं वर्क डन ऑन अ unit positive charge in bringing it from infinity to the certain point in the electric field। और एक लाइन और बोलते हैं by keeping the charge in electrostatic equilibrium। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्यों अचीव करते हैं, इसका क्या चक्कर होता है, ये आपको आगे जाके बताऊंगा। यानी अभी बस आप ये ज़हन में रखें कि वर्क डन, इसकी डेफिनेशन भी आपको कई दफ़ा पेपर में आ जाती है, सिर्फ डेफिनेशन लिखी होती है तो बताओ ये कि डेफिनेशन किसकी है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, हमको दौड़ने की तो जरूरत नहीं है, हम अच्छे तरीके से याद करेंगे हर चीज को। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू द डेड पॉइंट, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम करना है उस पॉइंट पर। ठीक है, और आगे एक कंडीशन है, वाइल कीपिंग द चार्ज इन, चार्ज को हमने रखना है मगर किस इक्विलिब्रियम में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखना। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या चक्कर है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर मैं नहीं बताता तो बच्चों मुझे फिर भी याद करवा दीजिएगा, अगर तो आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है। अच्छा, अभी आपको सिर्फ जो बात बता रहा हूँ वो ये है कि हम किसी भी चार्ज के ऊपर, ये चार्ज है इसके ऊपर हमने वर्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए, तो ये अगर किया है वर्क, तो ये वर्क कहलाएगा पॉइंट ए तक का। अगर मैं कहता हूँ जी नहीं, मैंने मूव करवा के पॉइंट बी पर लेके आना है, तो ये वी बी बराबर होगा डब्ल्यू ओवर क्यू नोट। ठीक है, और ये है इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक का, ये इन्फिनिटी, ये वर्क है इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक का वर्क। ठीक है, ये इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक का वर्क है, और ये इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेके आने का वर्क है। तो हम सादा जुबान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक देसी फार्मूला ही बना देते हैं, P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नोट। और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर, चार्ज भी स्केलर है। वर्क का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, और ये बन गया जूल पर कूलम्ब। तो हम प्यार से बच्चों वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यार से? वोल्ट बोलते हैं। अब जो जूल होता है इसको हम मजीद लिख सकते हैं कि ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड होता है। ठीक है, और जो पर कूलम्ब होता है ये पर एम्पेयर पर सेकंड के बराबर होता है। ये मिलके बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर क्यूबिक सेकंड पर एम्पेयर। तो बच्चों ये इसका क्या यूनिट बन गया? ये इसका बन गया एसआई, बेस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बच्चों कौन सा यूनिट है? एसआई बेस यूनिट है। कौन सा यूनिट है? एसआई बेस यूनिट। ओके हो गया, ये तो जनरल सी बातें होगी। अच्छा, इसी तरह किसी चार्ज के गिर्द बच्चों, अब देखिए ये दो पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा।
तो वो डेल्टा वी बराबर होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नोड। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फार्मूला बच्चों बेसिकली पोटेंशियल वाला ही है, इसके यूनिट भी वही है, जॉल पर कूलम, जो कि वोल्ट के बराबर होता है। ये भी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर अगर मैं कहता हूँ जी ये एक चार्ज है, किसी चार्ज के करीब, ठीक है जी, किसी भी चार्ज से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर, लेट्स सपोज ये एक चार्ज है, इस चार्ज से मैं कहता हूँ यार मैंने ना इस चार्ज से इतने डिस्टेंस के ऊपर, ये डिस्टेंस है आर, इस डिस्टेंस के ऊपर ये एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो ऐसे केस में V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर होता है। बच्चों ये वाला फार्मूला होता है किसी भी चार्ज के करीब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का। इसी तरह अगर आपको याद हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला पढ़ा था ना, E इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। और इस फार्मूले से हमें एक चीज और पता चल गई है, वो चीज क्या पता चली है कि V का R के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जैसे जैसे चार्ज से हम दूर जाते जाते हैं, डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है। और बाकी ग्राफ तो आपको पता है, अगर ग्राफ हो V और R के दरमियान में, तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन का ग्राफ हमेशा बच्चों ये हाइपरबोला जैसा होता है, इस शेप जैसा होता है। और अगर यहाँ पे ग्राफ हो पोटेंशियल का और साथ में 1/r का ग्राफ हो, तो पोटेंशियल और 1/r में क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनके दरमियान में जो ग्राफ होगा वो बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो लो जी, ये तो बातें बड़ी आसान सी थी जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर यहीं से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेशो लें तो V1 रेशो V2, दो पॉइंट्स के जो पोटेंशियल की रेशो होगी वो बराबर होगी R2 रेशो R1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो इसलिए रेशो एक दूसरे के उलट के बराबर होगी। ओके, ये तो बात होगी बच्चों बड़ी जनरल सी बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट। फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारे पास आ जाता है ना, तो देखिए अगर मैं यहाँ से वर्क निकालना चाहूँ, तो बच्चों मैं सिंपली यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि वर्क डन ऑन द चार्ज किसके बराबर होता है। देखें अगर मैं अब चार्ज के ऊपर जो वर्क कर रहा हूँ, वो वर्क डन ऑन द चार्ज, वो मैं कैसे लिखूँ, वर्क डन ऑन द चार्ज बच्चों ये बराबर होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। ये V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल डिफरेंस जो मर्जी कह लें। और यहाँ से पता चल रहा है कि जो वर्क है, जो वर्क होता है उसका चार्ज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, और ये जो वर्क होता है बच्चों इसका पोटेंशियल के साथ भी या पोटेंशियल डिफरेंस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है। और याद रखिएगा चार्ज के ऊपर किया गया वर्क जो होता है, वर्क डन ऑन द चार्ज जो होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, किसके इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को हम मूव करवा रहे होते हैं, ये उसके मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये तो बात होगी कि जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना है, उस वर्क को कैलकुलेट करने का फार्मूला। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों ये जो वर्क है, इस वर्क डन से हमें पता है कि हम अगर ये वर्क अगर तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा, तो यही फार्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV भी हो जाएगा। और यही वर्क अगर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा, तो बच्चों वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी बराबर हो जाएगी QV के। यानी वर्क का फार्मूला जो है उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ सकती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी आप देख रहे हैं मैस ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। इसी तरह ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, ये भी उसके मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये भी चार्ज और वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं आपको कहता हूं जी कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया गया, ठीक है, तो उसकी पार्टिकल की स्पीड क्या होती है। तो ये छोटे से एक पॉइंट है, बस एवं ये इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये तो आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन, ठीक है जी, ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकता है, तो ये वर्क का तो फार्मूला बड़ा आसान है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आप लोगों से ये कहूँ कि यार जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करवा रहे हैं, इसकी जो गेन इन स्पीड है, गेन इन द स्पीड, ये गेन इन स्पीड किसके बराबर होगी। ये गेन इन स्पीड हमने कैसे निकालनी है बच्चों, इस गेन इन स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2QV डिवाइडेड बाय M। ये हमने कहाँ से निकाला हुआ, अगर आपको याद हो, वो चार्ज पार्टिकल को जब एक्सेलरेट करवाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी
जो क्यू वी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी, देखें काइनेटिक एनर्जी क्यू वी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये बेसिकली वहीं से निकला हुआ है, क्यू वी इज इक्वल टू 1/2 mv² से हमने ये वी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये वी वेलोसिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अंदर और ये स्पीड है, तो इन दोनों में फ़र्क है। और यहाँ से पता चला कि जो स्पीड होती है वो भी अंडर रूट चार्ज के क्या होती है, अब स्पीड का अंडर रूट चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह स्पीड का अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ ताकि आप वी से कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट रिलेशन है। और वी का स्पीड का अंडर रूट मैस ऑफ द चार्ज पार्टिकल के साथ इनवर्स रिलेशन है अंडर रूट में। इसी तरह जो इसका मोमेंटम होता है, ठीक है, इसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/q_v। और यहां से पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल के मोमेंटम का अंडर रूट मैस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अंडर रूट का चार्ज के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। और बच्चों यहां से एक चीज और पता चली कि इसका अंडर रूट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ये वी डी, ये जो वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, बच्चे कहते हैं ओ भाई आप वो फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ना मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ, ये p²/2mv होता है। तो देखें यहाँ से अगर मैं p निकालूं तो p बराबर आएगा अंडर रूट, p बराबर आएगा अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो क्यू वी होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्यू वी होता है, तो 2m/q_v ये बन गया, ये ले। तो बच्चों ये मोमेंटम निकालने का भी फार्मूला आपके पास आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसका मोमेंटम, ठीक है, उसकी गेन इन स्पीड, उसके ऊपर जो वर्क डन है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सारे फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये तो होगी आसान वाली बात है ना, टॉपिक छोटा सा होता है, अगर हम उसको जब डिस्कस करते हैं तो फिर इसको ज़रा हम चाहते हैं कि ज़रा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेना ताकि चीज़ें उसके सारे इर्द गिर्द के जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ ना बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को आपस में रिलेट करेगी। देखें डिफरेंट केसेस हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, बड़े गौर से बड़े ध्यान से आपने समझना इनको, इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे ना गलत कर देते हैं, तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से सुन लेना है। अगर किसी जगह पर सपोज करें मैं कहता हूँ यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ना यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं एक ही डायग्राम से, आप देखिएगा मैंने इसके अंदर कितनी बातें कर देनी है। आपने अपने इर्द गिर्द इतने ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज देखे होंगे और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते होंगे उन एमसीक्यू से, मगर अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी जब मैंने आपकी जो बातें बता देनी है, बड़ी बम्प बातें होनी है। तो ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, वाइट बोर्ड पे तो बंदा नैनो सेकंड्स के अंदर बना लेता है, ठीक है, मगर ये है कि ज़रा ये अच्छी बन जाएगी डायग्राम, आप ज़रा समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ये लो बच्चों, हमने ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम के अंदर हम जो नेक्स्ट ब्यूटीफुल बात करने जा रहे हैं वो इससे भी कमाल की है। देखें देखें, अच्छा बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। बहुत कमाल की बात बताने जा रहा हूं, एमडी कैट की क्लास की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की। ये आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। ये ले हम ये पॉजिटिव शो कर देते हैं यहाँ पे और इस साइड पे बच्चों हम नेगेटिव शो कर देते हैं। ये बेसिकली सपोज कर लें दो पैरेलल प्लेट्स पड़ी हैं, उनके दरमियान की ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा एक तो बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जिनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग हो, ठीक है जी, ये यूनिफॉर्म ही देखें, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इक्वली स्पेस्ड हो और एक ही डायरेक्शन में हो, बच्चों ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका नाम देते हैं, तो ये बच्चों हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक होती है, देखिए अगर मैं कहता हूँ यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई एक इधर से आ रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है, एक ऐसे सीधी चली गई है, फिर एक इधर को चली गई, एक इधर को चली गई है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब आप देखें ये इक्वली स्पेसिंग नहीं है, ठीक है, इक्वली स्पेस नहीं है और यहाँ से देखें आगे से एक दूसरे से दूर होते जा रही है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है बच्चों कौन सी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ यार ये एक चार्ज है, इस चार्ज के गिर्द जो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब आप देखें इनके दरमियान की स्पेसिंग क्या होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वो होंगी जो लाइनें एक दूसरे के डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी। जिस तरह कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक सिंगल चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसी तरह वो आपको याद होगा दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल करती थी, नॉन यूनिफॉर्म। इसी तरह डिसिमिलर की भी, तो वो सारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल्स थी। ठीक है, तो खैर ये तो बातें हमारी वो है जो हमने बचपन से ही पढ़ी हुई थी। ठीक है जी, एफएससीओ के अंदर भी हमने पढ़ी होती हैं। अब हम बच्चों तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी, जारी बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फिर ये है कि अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर जगह पर एक जैसी होगी। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, मैं ये पॉइंट लेता हूं, मैं ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट लेता हूं, तो बच्चों किसी भी पॉइंट पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी पॉइंट शो कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इसमें क्या है कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होगी। एक बात तो ये डन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर क्या होगी बच्चों, सेम होगी। अच्छा, अगर मैं अब क्या काम करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं। अगर मैं एक कहता हूं जी ये एक इलेक्ट्रॉन है, आज़ादाना तौर पे ला के उसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ये देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन को अगर तो मैं बच्चों इस तरफ मूव करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरफ मूव करवा रहा हूं, इसका क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज है, क्या ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ये लो पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, जबकि पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या होता है, हाई पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रॉन को अगर तो मैं इधर को लेके जा रहा हूं, इसका मतलब ये खुद नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जाना चाहता है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, हम इसको लेके जा रहे हैं नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब है कि वर्क इज बीइंग डन ऑन द चार्ज। तो पहली बात क्या होगी, वर्क इज बीइंग वर्क इज बीइंग डन ऑन द चार्ज, हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। वर्क हमें इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों करना पड़ना ही है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये हम इसके ऊपर वर्क करेंगे तो बच्चों इसकी कौन सी चीज इंक्रीज करेगी, तो बच्चों याद रखिएगा जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इसको इसकी देखिए ये मर्जी के खिलाफ लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के इधर को जाना चाहता है, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, नहीं, वो तो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। जब हम उसकी मर्जी के खिलाफ वर्क करते हैं तो याद रखिएगा उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। एक बात तो ये डन होगी कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। दूसरी बात, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अब ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, क्या कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी, फिर जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना है तो काइनेटिक एनर्जी ने डिक्रीज कर जाना है, ले जी काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। अगर वेलोसिटी की बात करें तो जाहिर बात है वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी। अच्छा, फिर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमने कल फार्मूला पढ़ा है ना, E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसका मतलब ये था कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ये नेगेटिव का साइन ये शो करता था, E इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये लाइन उर्दू में लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मगर वो होती है प्रोटॉन के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन में देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी है बच्चों, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, इंक्रीज करनी है चार्ज पार्टिकल, तो जाहिर बात है उसका जो पोटेंशियल है, ठीक है, वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हाँ जी पुत्र, इसका पोटेंशियल, हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। ये किसके लिए बात कर रहा हूं, प्रोटॉन के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है उसका पोटेंशियल डिक्रीज करता है। मगर ये इलेक्ट्रॉन का केस है,
आप इस तरह से याद रखें ना, जब पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और उसकी स्पीड भी डिक्रीज करेगी, बात खत्म। अच्छा, अगर यही इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूं यार, अब देखिए जरा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखें जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आ रहा है। अब बताएं क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट नहीं, मतलब अब ये देखिए, इसका काम ही ये था कि हाई पोटेंशियल की तरफ जाइए, तो आ रहा है इधर को, इसका मतलब अब हमें इसके ऊपर नो वर्क इज बीइंग डन, अब हमें इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करना पड़ा, ये तो खुद ब खुद आएगा, ये तो दौड़ता दौड़ता आएगा। इसका मतलब अब क्या होगा, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो अब दौड़ता दौड़ता जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो इसकी स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पोटेंशियल भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात होगी इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रोटॉन की। अगर मैं कहता हूं जी एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, अब देखिए इसकी ख्वाहिश भी यही होगी कि ये हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इसकी ख्वाहिश भी यही है। तो बच्चों जब अपनी मर्जी के खिलाफ जा रहा है, नो वर्क इज बीइंग डन, नो वर्क बीइंग डन, इसके ऊपर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, अपनी मर्जी से जा रहा है, चरसी जाए, तो बच्चों जब अपनी मर्जी से जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज कर देगी, काइनेटिक एनर्जी दौड़ के जा रहा है, इंक्रीज करेगी, स्पीड भी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और उसके बाद जो पोटेंशियल है बच्चों वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज। अब ये बात हो गई। तो अब देखें ये प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव चार्ज, देखें जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है तो पोटेंशियल डिक्रीज ही करता है। अच्छा, और अगर अब ये पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं अब कहता हूं एक केस अब मैं और लेता हूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करे, इसके अगेंस्ट मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसको अब हम मूव करवाते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर को लेके आता हूं, मैं कहता हूं भाई नहीं, तू इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा। तो अब जब ये ऑपोजिट जाएगा तो बीइंग वर्क बीइंग डन, ठीक है जी, यानी कि वर्क इसके ऊपर अब करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी अब क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं जा रहा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, स्पीड भी डिक्रीज करेगी क्योंकि हम तो ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो पोटेंशियल है वो भी क्या कर जाएगा बच्चों, वो भी इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कितने ज़्यादा एमसीक्यूज बन गए इसी के अंदर से। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखें, इसका मतलब है ये केस कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। इसमें क्या है बताएं, इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट है। अब जरा माहौल चेक करना, यहाँ पे एमसीक्यूज का बंडल है इसमें, वो क्या बंडल है, जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह जब एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा तब क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा क्या फर्क पड़ेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, किन केसेस में हमें वर्क करना पड़ेगा, किन केसेस में वर्क चार्ज प्रोवाइड करेगा, किस केस में हमें वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखें जहां पे चार्ज की मर्जी के खिलाफ काम करना है ना, बस इतनी बात याद रखें, जहां पर चार्ज बेशक वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जब आपने उसकी मर्जी के अगेंस्ट उसके ऊपर काम करना है ना, कि मर्जी के खिलाफ आपने उसके ऊपर काम करना है, तो ठीक है, मतलब उसकी ऑपोजिट उसके ऊपर उसकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है जी, इधर लिख लो जी मर्जी, यार स्पेलिंग मुझे कोई नहीं मतलब उर्दू मेरी तुम्हारे जैसी है, मर्जी के खिलाफ जब आपने उसके ऊपर वर्क करना है तो उस वक्त बच्चों याद रखें बस का पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है, ठीक है जी, के अंदर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है, और क्या होता है फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और बच्चों उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से उसकी जो स्पीड है वो भी सारी बात है क्या करती है, डिक्रीज करती है। बस जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई है ना, उसके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके बाद बच्चों अब हम एक बड़ी काम की बात और करते हैं, जो हमने कल होलो चार सफियर पढ़ा था, बस ये छोटी सी बात करके ना उसके बाद हम जरा एमसीक्यूज की तरफ भी चलते हैं। होलो चार सफियर जो हमने पढ़ा था कल, तो होलो चार्ज सफियर में जो पोटेंशियल होता है ना, अब ये
इसमें मतलब बस जो काम की बात है वो मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं बताऊंगा। अंदर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, चार्ज जीरो था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो था। इसका मतलब क्या है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इसका मतलब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। एक्सरसाइज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन था, जहां पे E जीरो होगा वहां पे डेल्टा वी भी जीरो होगा, और जहां पे डेल्टा वी जीरो होता है वहां पे V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये काम की बात थी। इसका मतलब है होलो चार्ज स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है होलो चार्ज स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है ये बच्चों हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अच्छा, एट द आउटसाइड सरफेस के ऊपर, अब सरफेस के ऊपर ये होलो चार्ज स्फीयर है ना, ये चार्ज स्फीयर है भाई, ये होलो चार्ज स्फीयर। और याद रखिएगा चार्ज हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है ड्यू टू रिपल्शन। ये सारे रिपेल करके एक दूसरे से हमेशा कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, अब सरफेस का पोटेंशियल वही फार्मूला के क्यू ओवर आर, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर अगर इसका रेडियस क्या है, आर है, तो इधर फार्मूले में कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, तो और अगर बच्चों अगर हम इससे दूर जाते जा रहे हैं, सपोज करें इस पॉइंट पे मालूम करना, तो ये डिस्टेंस जो है टोटल टोटल अभी जो डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस, अब इसको हम स्मॉल आर बोल देंगे। तो आउटसाइड द सरफेस जो पोटेंशियल होता है उसका फार्मूला हो जाएगा के ओवर स्मॉल आर। और ये जो कांस्टेंट होता है ना बच्चों, ये सरफेस के बराबर ही होता है, ये के क्यू ओवर कैपिटल आर वाला ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे देखें, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो अंदर देखें अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट था वो कांस्टेंट कितना होगा, जो सरफेस वाला होगा। हाँ, और सरफेस के बाहर अब आप देख रहे हैं आर के बढ़ने से ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर मैं इसको इस पूरी चीज़ को ग्राफ पे प्लॉट करूं, जिस तरह कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था, वैसे ही अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ बनेगा और बड़ा आसान सा ग्राफ बनेगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल ले लेता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस ले लेता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे कहीं पे कैपिटल आर होगा, रेडियस ये जीरो है। अब देखें सरफेस तक, अब एक बात तो डन है कि सरफेस के ऊपर पोटेंशियल जीरो नहीं है, सरफेस के ऊपर तो पोटेंशियल मैक्सिमम है। जो पोटेंशियल सरफेस का है वही पोटेंशियल अंदर का है, और बाद वाला डिक्रीज करता जा रहा है, ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट भी मैक्सिमम वाला कांस्टेंट ही है। तो इसका मतलब है कि सरफेस के ऊपर, ये देखिए ये सरफेस, अगर आर की बात करें, इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। लेट्स सपोज ग्राफ में ये वो पॉइंट है मैक्सिमम पोटेंशियल वाला, ये मैक्सिमम पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अंदर सरफेस के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही है सरफेस तक, यानी कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट से मुराद ये आर सरफेस तक मैक्सिमम ही रहेगा। इस पॉइंट तक बच्चों ये आर तक यानी रेडियस तक, पूरी सरफेस तक ये मैक्सिमम। और उसके बाद सरफेस से आगे जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, ये पोटेंशियल क्या करता जा रहा है, ऐसे ऐसे ही बच्चों ये डिक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया, जबकि वी यहाँ पे क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो ये इनसाइड की बात हो गई, इनसाइड उतना ही रहा, ये सरफेस की बात हो गई। ठीक है, और ये आगे जो बात होगी ये आउटसाइड द स्फीयर की बात होगी। तो लो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कल आपको बता दिया था, पोटेंशियल का ग्राफ ये आपको बता दिया है, ये आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ओके बच्चों, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, और 1 जूल जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसी तरह वो 10 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन में कितने जूल हैं, इसके लिहाज से कन्वर्जन आपसे पूछ सकता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा ये एनर्जी है, ये बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है, ये चार्ज इंटू वोल्टेज है। तो ये एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन गेन करता है या लॉस करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, ये एनर्जी गेंड होती है, और ये एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है, एटॉमिक लेवल के ऊपर हम इसमें एनर्जी को डील करते हैं। ले जी, अब हम इसके ना एमसीक्यूज देखते हैं। अब जिस तरह हमने कल पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये होता है मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों एक और, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। कहता है 2 पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है 1 वोल्ट। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो W इज इक्वल टू क्या होता है, Q डेल्टा V या QV। Q है 1 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आंसर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों आपके इस MCQ का आंसर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। आसान सा था। अच्छा, इसी तरह फिर बच्चों एक और MCQ है।
कहता है द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन डिस्टेंस दे दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब देखिए कितने आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है। डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 24 है, जो डिस्टेंस है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻² है। ये 10⁻⁻² ऊपर आएगा तो 24 ज़रब 10 की पावर 2 बन गया, नीचे 0.5 है। 0.5 होता है 1/2। अच्छा ये ऊपर बन गया 2400 डिवाइडेड बाय 0.5। 0.5 होता है 1/2। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400 को जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे तो बच्चों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4800। तो आपका आंसर आ जाएगा 4800 न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों को कहता है 40 कूलम का चार्ज है, एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को। फोर्स उसने दे दी है आपको 20 न्यूटन की फोर्स दे दी है। ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस उसने आपको दे दिया है कि इस फोर्स से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चार्ज आपको उसने दे दिया हुआ है बच्चों 40 कूलम का। तो भाई हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। अब डब्ल्यू जो होता है वो एफ डी होता है और नीचे क्यू अपनी जगह पे है। अब एफ की वैल्यू भी आपको दी है 20, डी की वैल्यू है 1 और क्यू है आपके पास 40। ये आपका आंसर 0.5 वोल्ट आ जाए। ठीक हो गया। इस तरीके से ये आसान से एमसीक्यू है। अब बच्चों हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। अब हमने जो नेक्स्ट बच्चों डिस्कस करना है एमसीक्यू वो है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट। कंडेंसर कैपेसिटर को बोलते हैं इस 4 मिलीमीटर। डिस्टेंस आपको दे दिया गया है 4 मिलीमीटर का डिस्टेंस है और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है वो 60 वोल्ट का दिया गया है। कहते हैं अगर प्लेटों के दरमियान में डिस्टेंस को इंक्रीज करके, ये पहला डिस्टेंस था 4 मिलीमीटर, डिस्टेंस को इंक्रीज करके 12 मिलीमीटर कर दिया गया है, यानी 4 से 12 किया गया है, यानी पहले से 3 गुना बढ़ाया गया है। अच्छा आगे क्या कहता है, तो कहता है बाय कीपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कांस्टेंट ही रखना है। तो कहता है बताएं अब पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो नया पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा। बच्चों देखें हम पोटेंशियल डिफरेंस को वी बोल रहे हैं, यानी कि हम फार्मूला पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी। बेसिकली यही होता है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस का डी के साथ क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ ना। इसका मतलब है अगर 60, देखिए इसको मैं कहता हूँ V1 ओवर V2 तो किसके बराबर आ जाएगा, D1 ओवर D2 के बराबर आ जाएगा। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू D1 ओवर D2। अब पहला वाला पोटेंशियल है 60 डिवाइडेड बाय दूसरा वाला पोटेंशियल है V2 इज इक्वल टू पहला वाला डिस्टेंस है, हाँ जी कितना 4, और दूसरा वाला डिस्टेंस है 12 मिलीमीटर। अब 4 को इस 12 से काटें 3 बचेगा, ये 3 उधर चला जाएगा, V2 उधर चला जाएगा। तो बच्चों V2 बराबर आ जाएगा 180 वोल्ट। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब कितने गुना हो जाएगा, 180 वोल्ट हो गया होगा, 3 टाइम्स बढ़ गया तो 180 वोल्ट आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट कहता है विच पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम लाई ऑन द सेम पोटेंशियल। ये ले कहता है कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम पोटेंशियल पर हैं, इनमें से कौन से पॉइंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन से पॉइंट्स बच्चों ऐसे हैं जो क्या हैं ऑन द सेम पोटेंशियल हैं। अब सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स कौन से हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यूं। भाई लोगों बताओ, आप लोग बताएं जी आंसर। कहता है विच पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर शोन इन द डायग्राम आर लाई ऑन द सेम पोटेंशियल। कौन से पॉइंट्स जो सेम पोटेंशियल पे लाई करते हैं। अच्छा अगर तो मैं आपसे पहले तो मुझे बताएं इन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछूं तो आप क्या आंसर देंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों याद रखिएगा इसके अंदर हर पॉइंट पर, क्योंकि कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स के दरमियान में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर एक जैसी रहेगी। वो E1 है, E2 पॉइंट वाला है, E3 वाला पॉइंट है, E4 वाला पॉइंट है या E5 वाला पॉइंट है। इन तमाम पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। एक बात तो ये डन होगी। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल। उधर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा।
देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्या खूबसूरत लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, आपको पहले भी मैंने बताया था। तो ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है। इसका मतलब ये 1 वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, उसके बाद 4 वाला थोड़ा सा दूर है, ठीक है, 5 वाला उससे भी दूर है सबसे दूर 2 और 3 वाले हैं। मगर 2 और 3 जितना 3 पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट से दूर है, उतना ही 2 पॉइंट भी दूर है। इसका मतलब 2 और 3 जो है, इन दोनों का पोटेंशियल तो होगा सेम। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर तो ब्रावो बन गया। मगर आप ये देखें, उस अगर इसका मतलब ये तो आंसर हो गया, मगर अगर वो आपसे पोटेंशियल पूछ लेता, तो भी मैंने क्या बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल ने डिक्रीज करना है, तो सबसे हाई पोटेंशियल पहले का होगा, फिर उसके बाद 4 वाले का होगा, फिर उससे कम 5 वाले का होगा, और सबसे कम बच्चों 2 वाले का, और 2 वाले का 3 वाले के इक्वल होगा। तो ये बच्चों इनका ये बन जाएगा पॉइंट। ओके, ये हो गया हमारा एक एमसीक्यूज वाला पार्ट। अच्छा, अब दूसरे की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा आसान सा भी है। कहते हैं इलेक्ट्रिक है, तो ये भी आसान थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं। याद रखें, एमडी कैट में बहुत मुश्किल एमसीक्यूज नहीं आते। बच्चों को बहुत मुश्किल चीज़ें बता के, ठीक है, तो बच्चों का भी दिमाग ख़राब कर दिया जाता है और बच्चे पागल हो जाते हैं। मुश्किल है, कहते हैं पता नहीं पेपर में मुश्किल एमसीक्यूज आएंगे। मैंने आपने देखा होगा इसमें बहुत नॉर्मल से एमसीक्यूज दिए हुए हैं। थ्योरी में थोड़ी बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें फिर भी बता रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, मार्केट के लिहाज से भाई मार्केट में चलता है, ठीक है। हम नहीं बताएंगे तो बच्चे जो होते हैं ना, वो कहते हैं यार वो देखो उन्होंने तो ये कुछ बता दिया, ओए होए होए पता नहीं क्या हो गया। भाई, आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की अच्छी होनी चाहिए, आपका एमडी कैट का पेपर उतना अच्छा हो, ठीक है। थ्योरी अपनी अच्छे तरीके से समझें, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, उनको आप अप्लाई करें। बहुत टिपिकल लेवल के एमसीक्यूज, बहुत हाई लेवल की कैलकुलेशंस के एमसीक्यूज नहीं आते, उनके ऊपर टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम चार्ज। तो सर फार्मूला वही V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। के की वैल्यू पुट करें, क्यू की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू पुट करें, आंसर निकल आएगा। के की जगह पे वही 9 ज़रब 10 की पावर 9, ठीक है जी। चार्ज की जगह पे 2 ज़रब 10 की पावर -6, और डिस्टेंस तो वो 1 है, क्योंकि तो 9 को जब इससे 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18 ज़रब 10 की पावर 9 -6, तो ये बन गया 18 ज़रब 10 की पावर 3। तो आपका आंसर बच्चों कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 18,000 वोल्ट। 18,000 वोल्ट का मतलब है मैं इसको 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वोल्ट भी लिख सकता हूँ। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बराबर हो गया। इसी तरह बच्चों आपको ये चार्ज दे दिया गया है, कहता है इसको एक्सेलरेट करवाया गया इस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्यू वी होता है, क्यू है 100 माइक्रोकूलम यानी 10 रेज टू पावर -4, और पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 200। तो ये बन जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर -2 जूल। एक मिनट, 100 माइक्रोकूलम यानी 10 रेज टू पावर -6 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला यही बनेगा। तो इसमें कौन सी ऑप्शन बनेगी, ये ऑप्शन नहीं है। मैं अगर यहाँ पे 0.02 जूल आना चाहिए, ठीक है। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। कहते हैं इफ एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। तो एनर्जी एक्वायर्ड, एनर्जी एक्वायर्ड का फार्मूला वही काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अल्फा पार्टिकल का अब जो चार्ज होता है वो 2e होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 है। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए ये 10 वोल्ट था ना, तो ये क्या मुश्किल थी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो बस आपकी प्रैक्टिस हो एमसीक्यूज़ की, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने चीज़ों को मुश्किल समझ के नहीं करना, हमने उनको आसान समझना, तो हमें आसान लगेंगी। यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब देखिए, जब आपको एक टेक्निक पता चल गई है कि यार ये दोनों ऑप्शन बन गए हैं, तो आपका दिमाग खराब है, वहाँ पे पेपर में बैठ के आप इसको भी कैलकुलेट करने बैठेंगे। कई बच्चे ना मजे लेने की खातिर उसको भी कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। वो खुदा का खौफ खा लेना भाई, टी पे आंसर लगाओ और आगे चलो। अच्छा, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फिगर यहाँ पर कहते हैं बिलो शोज 3 पॉइंट्स ए बी सी इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। The line AB is perpendicular to the BC is parallel to the electric field lines. Then which of the following holds good?
वेयर VA VB रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ABC। बताएं जी किन पॉइंट्स का पोटेंशियल। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, क्योंकि बाय कन्वेंशन तो हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस करते हैं ना। तो देखें, अच्छा पहले तो ये बताएं ए पॉइंट और बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, तो लिहाजा इनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो ए और बी का तो पोटेंशियल सेम होगा, मगर सी इनसे दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे जैसे हम जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता जाता है। इसका मतलब वी ए और वी बी का बराबर होगा और वो बड़ा होगा सी से। तो आपकी इस MCQ का आंसर है बच्चों ब्रावो। ओके, ले जी, इसके बाद ये 2 MCQs जो बड़े इंटरेस्टिंग से रह गए। ये ग्राफ सा आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा हर जगह जगह पे ना चला होता है और बच्चे बेचारे ना ग्राफ से बड़े कंफ्यूज होते हैं। भाई असल में आपको भी मैंने ग्राफ का टॉपिक पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ा दूंगा तो आपके ये भी इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट ऐसे पक्के हो जाएंगे जैसे इनको पक्के होने का हक होता है। मगर अभी बेसिक बातें आपको बताऊंगा, उसको आप ज़रा समझ लीजिएगा अगर आपका दिल करेगा तो। देखें, कहता है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है वाई एक्सिस के ऊपर और डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो पहली बात तो यहाँ से ये पता चला E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा कहता है कि वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन फिगर शोन इज मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेल्टा V ओवर डेल्टा R के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट इधर जो डेल्टा V ओवर डेल्टा R है, ये बेसिकली स्लोप है इस ग्राफ की, ये इस ग्राफ की स्लोप है। ये VR ग्राफ की, ये जो VR ग्राफ आपको दिया गया है, इस ग्राफ की स्लोप है। स्लोप कैसे निकलती है? वाई एक्सिस वाला वेरिएबल, स्लोप का फार्मूला याद रखें, ये बराबर होता है वाई एक्सिस वाले वेरिएबल का चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाले वेरिएबल का चेंज। तो वाई वाले वेरिएबल में डेल्टा V, एक्स वाले वेरिएबल में डेल्टा R है, तो डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पे मैक्सिमम होगी जहां पे स्लोप मैक्सिमम होगी, जहां पर स्लोप क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। तो चलें अब मुझे आप बताएं किस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगी। होता कुछ यूं है पुत्र, देखें ग्राफ जो होता है ना, असल में ग्राफ में स्लोप 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 तुमको मैं अब कैसे बताऊंगा, क्योंकि तुमने अभी तो वो चैप्टर नहीं पढ़ा। मगर कोई नहीं, आसान चीज़ जिस तरीके से बताने लगा हूँ अगर तो समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो अभी तब भी अच्छी बात है। देखें जिस भी पॉइंट पर आपने स्लोप लेनी हो, स्लोप बेसिकली हम बोलते हैं टेंजेंट को, इसको बोलते हैं टेंजेंट को, टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं स्लोप को। आप क्या काम करें, देखिए अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट पर तकरीबन स्लोप मैक्सिमम आएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे स्लोप देखें, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है तो ग्राफ के साथ साथ स्लोप जाती है, ये पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगी, इस पॉइंट पर स्लोप दोबारा ऐसे होगी, मतलब ऐसे, इस पॉइंट पर भी ऐसे, इस पॉइंट पर भी ऐसे। अब देखें ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पे है, 0 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 0 डिग्री के एंगल पे है, ये भी ए वाले पे भी स्लोप तकरीबन लेंगे, थोड़ी सी चलो होगी ज़्यादा 0 डिग्री से, ठीक है, मगर ये बी वाली पे तकरीबन 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए अगर मैं बी वाले को एक्स एक्सिस से मिलाऊं तो तकरीबन 45 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका भी अगर यहाँ पे पॉइंट ओ होता कोई तो उधर भी स्लोप मैक्सिमम होती, मगर ओ पॉइंट उसने दिया ही नहीं हुआ, ग्राफ में पूछा ही नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको तो कट कर दूंगा। अच्छा अब आप देखें इस, ये देखें अब इसको दोबारा से मैं इरेज करने लगा हूं ताकि आप दोबारा से जरा समझ सकें। आपने सिर्फ ये देखना है कि टेंजेंट यानी स्लोप, ढलवान 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 ढलवान, भाई गौर से सुनना, ये किधर गया मेरा, ये देखें इस पॉइंट बी पर जो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे वो ये आएगी, इस पॉइंट ए पर टेंजेंट लाइन तकरीबन ये आएगी, ठीक है। अगर इसको हम देखें इधर एक्स एक्सिस ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस से इतना, ये एक्स एक्सिस से इतना, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, इसकी स्लोप 0, इसकी स्लोप 0। अच्छा ये ए की स्लोप 0 नहीं है, ये थोड़ा सा कोई एंगल तो बन रहा है ना, ये बी का भी कोई एंगल बन रहा है। अब हमें पता है टेंजेंट 30 डिग्री तकरीबन, सपोज करें ये 30 डिग्री होता है ए पॉइंट पर, तो टेंजेंट 30 डिग्री जो होता है 1/√3 होता है। अच्छा बी पॉइंट पे तकरीबन सपोज करें 45 डिग्री बन रहा है, तो टेंजेंट 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो 1/√3 बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है, 1/√3 छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे, इस ग्राफ में जो स्लोप होगी वो मैक्सिमम होगी पॉइंट बी के ऊपर। बाकी बच्चों चैप्टर नंबर 3 में जब मैं आप लोगों को एक दफ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा दूंगा ना, तो फिर ये स्लोप स्लोप ये वो तुम्हारी ज़िंदगी में ना ऐसी सुकून आ जाना है कि ये स्लोप वाले सवाल तुमने विद इन नैनो सेकंड सॉल्व कर लिया करने इंशाल्लाह। अच्छा जी, कहता है 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड है उनकी क्यू,
और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2d है। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन देम क्या होगा। अब ये एक्सरसाइज, अब देखें ये एग्जाम्पल है, अब इससे रिलेटेड कई सवाल पेपर में बन जाते होते हैं, ठीक है। अब देखें टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं, ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस हैं यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये लें, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2d, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2d है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिड वे बिटवीन देम, इनके मिड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो मिड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज दोनों का सम होगा। अब पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो के पॉजिटिव क्यू, अब इसका जो डिस्टेंस होगा मिड पॉइंट से वो तो डी होगा, इसका भी मिड पॉइंट से डिस्टेंस डी होगा, सेंटर का ये जो मिड पॉइंट से डिस्टेंस है चार्ज तक का, तो ये आ गया डी, ठीक है, प्लस के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई डी, यही बन गया ना। अच्छा, ऑपोजिट चार्जेस थे बच्चों, तो अब देखिए इसका आंसर आ गया के क्यू ओवर डी, का आंसर आ गया माइनस के क्यू ओवर डी, तो बच्चों ये तो आपस में कट गया, तो इसका मतलब है मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। मगर अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता यार पोटेंशियल डिफरेंस एट द मिड पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट द मिड पॉइंट कितना होगा, वो बराबर होगा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज माइनस पोटेंशियल ड्यू हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल ना। तो मैं सिंपली ये लिख देता हूं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल तो के क्यू ओवर डी होना था प्लस में, माइनस और ये होना था माइनस के क्यू ओवर डी, तो ये माइनस माइनस से मिलके प्लस हो जाना था, तो आपका आंसर आ जाना था 2 टाइम्स के क्यू ओवर डी। अब हमारे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाना था 2v। तो बच्चों अगर इसी क्वेश्चन में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बजाय पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता तो फिर आंसर कितना होना था, तो याद रखिएगा फिर बच्चों आंसर जो है वो 2v होना था। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल गई है। दूसरी बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मिड पॉइंट पे, अगर वो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 2d की जगह पे d दे देता तो फिर ये तो तब भी जीरो ही होना था, ये तो तब भी जीरो ही होना था, पोटेंशियल तो मिड पॉइंट पे जीरो ही होगा अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट होंगे। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस में अब इस केस में फिर यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे ना d/2 आना था, वो 2 ऊपर चला जाना था, उसका भी 2, तो फिर 4v आंसर आ जाना था। अगर ये डिस्टेंस बच्चों d होगा तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस एट द मिड पॉइंट विल बी इक्वल टू 4v। इसी तरीके से अब ये तो ऑपोजिट चार्जेस थे ना, एक प्लस था दूसरा नेगेटिव था, इसी तरह ये सिमिलर चार्जेस के साथ भी केस बन सकता है। तो बेसिकली बात ये थी कि आपको तरीकेकार पता होना चाहिए। 4v वाला बच्चे ने पूछा है, मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखें मैंने ये बताया अगर दोनों चार्जेस ये होते और ये डिस्टेंस इनके दर यानी ये पॉजिटिव होता ये नेगेटिव चार्ज होता और डिस्टेंस इनके दरमियान में डी होता। अब मिड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट द मिड पॉइंट एमपी मतलब मिड पॉइंट पर हाई पोटेंशियल माइनस ये लो पोटेंशियल। अच्छा, v इज इक्वल टू के पॉजिटिव क्यू डिवाइडेड बाय, अब ये जो डिस्टेंस है अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, इधर से ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा d/2, तो मिड पॉइंट का इस पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है d/2, फिर दरमियान ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं माइनस, अब आएगा माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई d/2। अब समझ लगी पुत्र, अब माइनस माइनस से मिलके प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2k/d प्लस 2k/d, ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 4k/d। तो k/d की जगह पे v लिख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4v। इजी टॉक है, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, लें जी, ये होगी हमारी बच्चों सारी बातें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।